नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ इससे पूर्व में मेरे द्वारा किया गया अध्यापन कार्य आप सभी को अवश्य पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तो आज का हमारा शीर्षक है विसर्ग, अनुस्वार, चंद्र बिंदु और पंचमाक्षर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विसर्ग क्या है, यह विसर्ग का चिन्ह क्या है। तो हालांकि विसर्ग का चिन्ह तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ अपनी पूर्व कक्षा में। एक बार फिर से जानते हैं कि विसर्ग का चिन्ह स्वर के अंत में कुछ इस तरह का होता है। अब आप पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्वर के अंत में। तो देखिए, कोई भी व्यंजन, विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो किसी भी व्यंजन के बाद लगता है, और कोई भी व्यंजन जो है वो बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता है। अब यहाँ पर हम एक व्यंजन लेते हैं तौ। अब हम तौ को दो भागों में बांटते हैं। तो जब हम इस व्यंजन को दो भागों में बांटेंगे तो हम क्या पाते हैं, आधा तौ वर्ण के रूप में, आधा तौ वर्ण के रूप में, और उसके बाद हम एक दूसरे भाग में लेते हैं स्वर। अब जो ये वर्ण है आधा तौ, उसके अंत में विसर्ग चिन्ह नहीं लगता है। किसी भी तौ क्या, किसी भी अर्ध व्यंजन अर्थात वर्ण के अंत में विसर्ग का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। पहले इस वर्ण को में स्वर जोड़कर इसे पूर्ण किया जाता है, अर्थात किसी भी वर्ण में स्वर जोड़ो तो वह व्यंजन बनता है। और जब इसमें आधे तौ में हम अ को जोड़ देते हैं, स्वर जोड़ देते हैं, तो यह एक व्यंजन बनता है। और इस व्यंजन के बाद हम विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं। तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि विसर्ग का चिन्ह स्वर के अंत में कुछ इस तरह से लगाया जाता है, और इसका उच्चारण जो होता है वो हल्का ह की ध्वनि देता है। जैसे कि हमने यहाँ पर तौ का उदाहरण दिया। यदि हम ये लिखते हैं अतः, तो हम इसमें विसर्ग लगाते हैं तो हम इसे अत नहीं पढ़ते, हम इसे अतः पढ़ते हैं। तो जब हम अतः का उच्चारण करते हैं तो आपने देखा होगा कि हल्की सी ह की ध्वनि सुनाई देती है। यही विसर्ग है और यही इस विसर्ग चिन्ह का उच्चारण है। अब आगे जानते हैं विसर्ग जो चिन्ह है इसका अधिकांशतः प्रयोग, या कहिए कि विशेष रूप में इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। और हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, जैसे हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ते हैं, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों उसी रूप में हिंदी भाषा में लिए गए हैं, उनके अंत में विसर्ग का चिन्ह प्रयोग में आता है। जैसे अतः, स्वतः, सनेह, सनेह, नमः इत्यादि। एक बात और है विसर्ग के विषय में कि जब कभी विसर्ग शब्द का प्रयोग किसी विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के मध्य में किया जाता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं देवनागरी लिपि में प्रत्येक शब्द के ऊपर एक सिरोरेखा खींची जाती है। और जब किसी विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के बीच में होता है, मध्य में किया जाता है, तो उस शब्द के ऊपर खींची जाने वाली सिरोरेखा को विसर्ग चिन्ह के ऊपर काट दिया जाता है कुछ इस तरह से। अर्थात विसर्ग चिन्ह जब किसी शब्द के मध्य में प्रयोग होता है तो विसर्ग चिन्ह के ऊपर सिरोरेखा नहीं खींची जाती है, विसर्ग के ऊपर के सिरोरेखा को थोड़ा सा काट दिया जाता है। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग प्रायः संस्कृत भाषा के ही शब्दों में किया जाता है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं होता है कि अनुस्वार का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है। हिंदी भाषा में अनुस्वार का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि हिंदी भाषा में अनुस्वार का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे दो प्रकार की मात्राएं बनाते हैं। एक होती हैं सिरोरेखा से ऊपर की मात्राएं, दूसरी होती हैं सिरोरेखा से नीचे की मात्राएं। अर्थात कुछ स्वर मात्रा के रूप में सिरोरेखा से ऊपर लिखे जाते हैं
और कुछ स्वर मात्रा के रूप में शिरोरेखा से नीचे लिखे जाते हैं। तो जानते हैं वे कौन से स्वर हैं जो मात्रा के रूप में शिरोरेखा से ऊपर, और वे कौन से स्वर हैं जो मात्रा के रूप में शिरोरेखा से नीचे प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, शिरोरेखा से नीचे शिरोरेखा से ऊपर लिखी जाने वाली मात्राएं हैं छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए, ऐ, ओ और औ की मात्रा। और वे स्वर जो मात्रा के रूप में शिरोरेखा से नीचे प्रयुक्त होते हैं उनमें है आ की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा और री की मात्रा। और इनमें से वे स्वर जो मात्रा के रूप में शब्द शिरोरेखा से ऊपर प्रयुक्त होते हैं उनके संग अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दूँ कुछ शब्दों के, बहुत दूर नहीं जाते हैं हम, मात्राओं की बात हुई तो मात्राओं से ही शुरू करेंगे। पहला शब्द है मात्राओं। जब हम मात्राओं लिखते हैं तो अंत में ओ स्वर आता है और ओ में पीछे ओ के साथ अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है। यदि हम लिखते हैं व्यंजन तो व्यंजन में भी अंत में नौ में ओ की मात्रा जो कि शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा में आती है उसके पीछे भी हम अनुस्वार का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार से कमरे, में, हैं, कहीं, नहीं, वहीं, गमले, सुरों, स्वरों, प्रसंगों, पुराणों, वेदों, आँखों या नैनों। यहाँ पर जितने भी शब्द मैंने उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किए उन सभी में आपने देखा होगा सभी में शिरोरेखा से ऊपर की मात्राएं लगी हैं और उन मात्राओं के साथ अनुस्वार का चिन्ह लगाया गया है। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये सभी शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये है कि ये सभी शब्द बहुवचन को प्रदर्शित करते हैं। तो वे सभी शब्द जिनमें शिरोरेखा से ऊपर मात्राएं लगाई जाती हैं, शिरोरेखा से ऊपर लगने वाली मात्राओं में पीछे अनुस्वार का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी भाषा में ही किया जाता है और चंद्रबिंदु का प्रयोग भी अनुस्वार की ही भांति अंग की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि शिरोरेखा से ऊपर और शिरोरेखा से नीचे की मात्रा, और यहाँ मैंने यह भी स्पष्ट किया था कि शिरोरेखा से ऊपर की जितनी भी मात्राएं होती हैं उनमें यथास्थान अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन चंद्रबिंदु का जो प्रयोग है वह शिरोरेखा के नीचे की मात्राओं के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। चांद, आँख, चांदनी, पाँच, हूँ, जहाँ, वहाँ, कहाँ, गूंज, नाद, उंगली, पहुँच, हुंकार इत्यादि। यहाँ प्रस्तुत किए गए प्रत्येक उदाहरण में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जहाँ भी चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है वहाँ सभी जगह शिरोरेखा के नीचे की मात्राओं का प्रयोग हुआ है। ऐसा नहीं कि सभी शिरोरेखा के नीचे की मात्राओं के ऊपर चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। अब मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि अनुस्वार और चंद्रबिंदु, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों का ही प्रयोग अंक की मात्रा के अंक के चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि यदि हम शिरोरेखा के नीचे की मात्रा वाले शब्दों में चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो वे गलत नहीं माना जाता। ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि नियम तो यही कहता है कि जिसका प्रयोग जहाँ उचित है वहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कभी गलती से या फिर अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उसे गलत नहीं माना जाता है। लेकिन जहाँ अनुस्वार का प्रयोग, जैसे कि शिरोरेखा से ऊपर की मात्राओं के पीछे अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, वहाँ हम चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
यदि हम किसी शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा के पीछे चंद्र बिंदु का प्रयोग अनुस्वार के स्थान पर करते हैं तो वह पूर्ण रूप से गलत माना जाता है और वो पूर्ण रूप से गलत होता है। तो इसलिए यह ध्यान रखने योग्य बात है कि दोनों ही चिन्ह, चाहे वो चंद्र बिंदु हो या अनुस्वार हो, वे दोनों अंक की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अंक की मात्रा को प्रदर्शित करने के बाद भी चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग तो हम कर सकते हैं, परंतु अनुस्वार के स्थान पर अर्थात शिरोरेखा से ऊपर की मात्राओं में हम अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वे गलत माना जाता है। अब जहाँ पर कि ये बात हो रही है कि दोनों ही चिन्ह एक ही अर्थात अंक की मात्रा को ही प्रदर्शित करते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा विवाद जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ वह है कि चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार प्रयोग किया जा सकता है और अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस आधार पर मैं आपको यहाँ पर ये छोटी सी बात स्पष्ट करना चाहती हूँ। जैसे हम लिखते हैं हंस, हंस का अर्थ होता है हंसना, अगर इसमें ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह क्रिया है हंसना। यहाँ हंसना में ह के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, लेकिन कहीं पर भी उच्चारण में यह नहीं सुनाई देता, इसको हम हंसना ही बोलते हैं और यही इसकी सही यही शुद्ध वर्तनी है। बिना चंद्र बिंदु के हम इसको नहीं लिख सकते, यह अशुद्ध वर्तनी मानी जाती है। जबकि यदि हम चंद्र बिंदु के स्थान पर ह के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाते हैं तो इसका उच्चारण बदल जाता है अर्थात परिवर्तित हो जाता है। यह हंस के स्थान पर हंस उच्चारित किया जाता है और हंस जो है वह एक पक्षी का नाम है, वह एक पक्षी होता है। जबकि हंस एक धातु है, क्रिया धातु है और यह एक पक्षी है। यहाँ पर हंसना है, हंस का अर्थ हंसना है और यहाँ पर चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार प्रयुक्त होने से उसका अर्थ और उच्चारण दोनों ही बदल जाते हैं और यहाँ पर वह हंस से हंस और क्रिया से एक पक्षी अर्थात संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। तो एक छोटा सा विवाद है जिसे हम किसी भी रूप में अदल बदल नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद एक समानता और असमानता पर आते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु दोनों ही अंक के चिन्ह को प्रस्तुत करते हैं या के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि दोनों में समानता तो ये है कि दोनों ही अंक की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं और दोनों में असमानता यह है कि अनुस्वार संस्कृत व हिंदी दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि चंद्र बिंदु केवल हिंदी भाषा में ही प्रयुक्त होता है। ये इन दोनों में असमानता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये इन दोनों के बीच का एक संबंध है, जबकि दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, चंद्र बिंदु और अनुस्वार। दोनों के चिन्ह भी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही शब्द, दोनों ही चिन्ह जो हैं वे अंक की मात्रा को ही प्रदर्शित करते हैं, उसी के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है पंचमाक्षर। अब जानते हैं पंचमाक्षर क्या है। हालांकि इससे पूर्व में मैं आप सभी को व्यंजनों के वर्गीय विभाजन के अंतर्गत बता चुकी हूँ कि पंचमाक्षर क्या होते हैं, और मैंने इसीलिए इससे पूर्व कक्षा में व्यंजनों का वर्गीय विभाजन किया क्योंकि मुझे पता था कि अगली कक्षा में मेरा शीर्षक यही रहना है। इसलिए चलिए एक बार फिर से इस पर एक दृष्टि डालते हैं कि व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग, जैसा कि हमने पूर्व में जाना कि क से म तक के 25 व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में विभाजित किया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा होता है? पांचवा अक्षर क वर्ग का ण, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। पांचवा अक्षर जो है वह पंचमाक्षर कहलाता है। ये तो आप सभी जानते हैं। अब बात ये आती है कि पंचमाक्षर का अनुस्वार और चंद्र बिंदु से क्या संबंध है। तो आइए जानते हैं कि ये हम सभी जानते हैं कि जब हम शब्द लिखते हैं तो कई बार कई व्यंजन
अर्ध व्यंजनों के रूप में शब्दों के मध्य लिखे जाते हैं, पूर्व में भी लिखे जाते हैं। तो उसी प्रकार से शब्दों के मध्य में कई बार पंचमाक्षर भी लिखे जाते हैं, और इन्हीं पंचमाक्षरों को यदि हम मध्य में ना लिखते हुए नहीं लिखते हैं तो इन्हें हम अनुस्वार चिन्ह के माध्यम से व्यंजन के ऊपर अनुस्वार चिन्ह लगाकर इसको प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अर्ध व्यंजन को मध्य में ना लिखकर इन अर्ध पंचमाक्षरों को पूर्ण व्यंजन के ऊपर अनुस्वार चिन्ह के रूप में लिखकर इनकी उपस्थिति दर्शाते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि यदि हम एक शब्द लिखते हैं जैसे पंचमाक्षर, अब पंचमाक्षर में भी प के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगा है, तो कैसे पता हो कि यह अनुस्वार का जो चिन्ह है वह किसको दर्शाता है? क्योंकि पूर्व में हम बता चुके हैं कि अनुस्वार का चिन्ह जो है वो चंद्र बिंदु के स्थान पर भी लगाया जाता है, और चंद्र बिंदु जो है वो अंक के चिन्ह को प्रदर्शित करता है। और यहाँ हम बता रहे हैं कि व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर अर्थात पंचमाक्षर को भी अनुस्वार के चिन्ह के माध्यम से ही दर्शाया जाता है। तो अब यहाँ कैसे ज्ञात हो कि प के ऊपर जो अनुस्वार का चिन्ह लगा है वह अंक को प्रदर्शित करता है या फिर अर्ध पंचमाक्षरों के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसको जानने के लिए हम कुछ इस प्रकार से जानते हैं कि देखिए, जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगता है उसके पीछे जो व्यंजन आता है, जिस भी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक उसी व्यंजन के पीछे जो व्यंजन होता है, सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या वह व्यंजन 5 वर्गों में से किसी वर्ग को प्रदर्शित करता है, किसी वर्ग का अन्य कोई मतलब किसी व्यंजन का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कोई व्यंजन है कि नहीं। यदि जिस व्यंजन के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगा है उसके पीछे का व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग में से किसी भी वर्ग का कोई भी अक्षर प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर या चतुर्थ अक्षर है, तो इससे यह प्रदर्शित होता है, यह ज्ञात होता है कि ऊपर जो अनुस्वार का चिन्ह लगा है वह उस व्यंजन के वर्ग का पंचमाक्षर है। जैसे कि हमने यहाँ पर पंचमाक्षर लिया है, देखिए, अब पंचमाक्षर जब हम लिखते हैं तो प के ऊपर हमने अनुस्वार का चिन्ह लगाया है। अब हमें जानना है कि प के ऊपर जो अनुस्वार का चिन्ह लगा है वह किस मात्रा को प्रदर्शित करता है, मतलब वह अंक को प्रदर्शित करता है अनुस्वार के चिन्ह के रूप में या फिर पंचमाक्षरों को अनुस्वार के चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प के बाद, क्योंकि प के ऊपर ही अनुस्वार का चिन्ह लगा है, प के बाद जो है वो है च, और च जो है हमारा च वर्ग के में आता है, बल्कि वर्ग ही च वर्ग के नाम से जाना जाता है। च वर्ग अर्थात च वर्ग के जो अगले व्यंजन हैं वो हैं छ, ज, झ और य। अब यहाँ पर अन्य किसी अक्षर की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पर बात हो रही है पंचमाक्षर क्या है, तो क्योंकि अनुस्वार पंचमाक्षर को ही दर्शाता है, तो च वर्ग का जो 5वां अक्षर है अर्थात पंचमाक्षर है वह है य। तो इसे यह स्पष्ट होता है कि जो प के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगा है वह च वर्ग के पंचमाक्षर अर्थात य को दर्शाता है, अर्थात य के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह लगाया गया है, या य के लिए च वर्ग के पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार का चिन्ह वहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि किसी भी व्यंजन के ऊपर जब अनुस्वार का चिन्ह लगा है तो वह चिन्ह किसी पंचमाक्षर के लिए लगाया गया है या अंक की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया है।
अब इसी तरह से एक और शब्द लेते हैं, बहुत दूर नहीं जाते हैं। जैसे हमने पंचमाक्षर पढ़े थे और पंचमाक्षर का ही उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया। दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं व्यंजन। अब व्यंजन देखिए, व्यंजन में भी यहाँ पर य के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया गया है। अब यहाँ पर भी ये सवाल उठता है कि अब यही जो अनुस्वार का चिन्ह है वह किसके लिए है, अंग के लिए या फिर किसी पंचमाक्षर के लिए। तो इसके पीछे भी देखिए, इसके पीछे कौन सा शब्द है, कौन सा व्यंजन है, जौ। और जौ भी क्या है, चौ वर्ग के ही अंतर्गत आता है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि यह जो अनुस्वार का चिन्ह लगाया गया है वह चौ वर्ग के पंचमाक्षर के लिए लगाया गया है। अर्थात चौ वर्ग के पंचमाक्षर को, अर्ध पंचमाक्षर को, अर्ध व्यंजन को मध्य में ना लिखते हुए उसे य के ऊपर अनुस्वार चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। अब अगला सवाल ये है कि पंचमाक्षर का जो चिन्ह है, अनुस्वार का, पंचमाक्षर के लिए जो अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है उसे कहाँ लिखना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा इस उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि मान लीजिए क वर्ग, हम क वर्ग ले लेते हैं। क वर्ग के जो 5 अक्षर हैं, 5 व्यंजन हैं, जैसे क ख ग घ ङ, इन्हें हम 5 विद्यार्थी मान लेते हैं। मानिए कि हमने 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाया है और हमने उन्हें कोई कार्य सौंपा है, परियोजना कार्य दिया है जिसे उन्हें पूर्ण करना है। अब 5 विद्यार्थियों में एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर 5 विद्यार्थी तो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं और अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं, परंतु जो एक विद्यार्थी है वह थोड़ा कमज़ोर हो गया है। मान लीजिए पंचमाक्षर। अब पंचमाक्षर को जैसे हमने आधा लिखना है तो उसे हमने कमज़ोर विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर दर्शाया है। अब वो कमज़ोर हो गया है, तो अब जो कि इस पूरे समूह का कार्य है तो करना तो इन्हें ही है। तो फिर जब 4 विद्यार्थी स्वस्थ हैं तो उन चारों को ही इस एक कमज़ोर विद्यार्थी को संभालना है। अब वो कैसे संभालेंगे? कभी भी किसी कमज़ोर इंसान को जब हम संभालते हैं तो उसे अपने पीछे रख कर के हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते। तो हमेशा हमें उसे कहाँ रखना पड़ता है? अपने आगे रखना पड़ता है, ताकि हम उस पर अपनी दृष्टि रख सकें। तो इसी आधार पर हम इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर कि इसीलिए उस आधे व्यंजन को उस वर्ग के किसी भी सदस्य ने कोई भी सदस्य जो है उसे अपने आगे रखेगा। इसीलिए कोई वर्ग का कोई भी व्यंजन जो है वह अर्ध व्यंजन को अपने आगे रखता है। इसीलिए यहाँ पर चाहे व्यंजन शब्द है या पंचमाक्षर शब्द है, आप देखेंगे कि वर्ग का जो पूर्ण व्यंजन है उसके आगे ही अर्ध व्यंजन आया है, उसके पीछे अर्ध व्यंजन नहीं होता है। अर्थात जो पंचमाक्षर का है, जब हम उसे अनुस्वार चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं तो वह सदैव अपने वर्ग के पूर्ण व्यंजन के आगे वाले व्यंजन के ऊपर ही चिन्हित किया जाता है, पीछे नहीं। तो यह हुआ उसको लिखने का एक सीधा और सरल तरीका। अब अगला सवाल यह आता है कि जब शब्द के मध्य में अर्ध व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो अनुस्वार चिन्ह के रूप में व्यंजन के ऊपर लिखे जाते हैं। ये तो हम आपको बता चुके हैं। अब अगला सवाल है कि कैसे पता चले कि कब और कहाँ पर अंग है और कहाँ पर पंचमाक्षर है। तो हमने 2 उदाहरण से आपको समझाया। अन्य और उदाहरण देखते हैं इसी पर। जैसे है निबंध। अब निबंध में भी हमने देखा है कि हमने ब के ऊपर बिंदु लगाया, अनुस्वार का चिन्ह लगाया। तो अब कैसे पता चलेगा कि निबंध में क्या है, अंग है या फिर कोई पंचमाक्षर है? तो यहाँ पर भी देखिए ध है। जिस ब के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगा है उसके पीछे का व्यंजन ध है। अब ध जब व्यंजन है तो ध कहाँ किस वर्ग का है? सबसे पहले ये देखिए ध किस वर्ग में आता है। तो ध जो हमारा शब्द आता है वो त वर्ग के अंतर्गत आता है। त थ द ध और पंचमाक्षर है न। तो त वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? न। तो यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो ब के ऊपर
अनुस्वार का चिन्ह लगा है वह पंचमाक्षर अर्थात त वर्ग के पंचमाक्षर नौ के लिए लगाया गया है। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण मैं आपको दूं, संबंध। अब हम लिखते हैं संबंध। संबंध में भी हम कई बार संक्षेप में लिखते हैं तो ऊपर अनुस्वार के चिन्ह लगा देते हैं। तो जैसे संबंध में अगर हम देखेंगे तो 100 के ऊपर बिंदु है, अनुस्वार का चिन्ह है, 100 के बाद है ब, और ब जो आता है वो हमारा प वर्ग का है, प फ ब भ म, और प वर्ग का पंचमाक्षर है म। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो 100 के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह है वह म के लिए लगाया गया है। उसके स्थान पे हम आधा म 100 और ब के बीच में लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जो ब के ऊपर बिंदु है अनुस्वार का चिन्ह है, उसके बाद आता है ध, और ध है त वर्ग का चिन्ह, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि त वर्ग का पंचमाक्षर है 9। तो यह जो ब के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह है वह 9 के लिए लगाया गया है अर्थात 9 को प्रदर्शित करता है। इसलिए यदि हम इसे आधे शब्दों के रूप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसी तरह से मैंने कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, जैसे निबंध है, तुरंत है, अखंड है, गंगा है इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर एक और देखते हैं अखंड। जब हम अखंड लिखते हैं तो हम ख के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि उसके पीछे वाले व्यंजन को देखेंगे कि वह किस वर्ग का है, और उसी वर्ग का पंचमाक्षर अनुस्वार का, उसी वर्ग के पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है। तो ड जो है वो हमारे ट वर्ग का है, और ट वर्ग का पंचमाक्षर होता है हमारा ण, ट ठ ड ढ ण। तो यहाँ पर हम उसे आधे रूप में कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद अगला शब्द है हमारा गंगा। गंगा में हमारा जो है अनुस्वार के बाद का जो व्यंजन है वो ग है, और वो क वर्ग से संबंधित है, और क वर्ग का पंचमाक्षर होता है ण। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इसे लिखेंगे आधे अक्षर के रूप में, इस तरह से। इसी तरह से हमें अनुस्वार चिन्ह जिस व्यंजन के ऊपर लगा होता है उसके बाद वाले व्यंजन से हमें पता चलता है कि यह किस वर्ग का है, और जो अनुस्वार का चिन्ह है वह अंक को प्रदर्शित करता है या किसी वर्ग के पंचमाक्षर को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद एक सवाल उठता है कि जिन व्यंजनों का कोई पंचमाक्षर नहीं है, यदि उनके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है। यहाँ हम एक शब्द लेते हैं संशय। संशय एक ऐसा शब्द है जिसमें अनुस्वार चिन्ह के पीछे जो व्यंजन आता है अर्थात श, उसका अपना कोई पंचमाक्षर नहीं है, और ना ही हम श का कोई पंचमाक्षर बना सकते हैं, क्योंकि व्यंजन लिखने की एक प्रचलित विधि यही है, और व्यंजन की सही विधि, लेखन विधि यही है कि प्रथम के क से म तक के 25 व्यंजन जो है वो प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यंजन लिखे जाते हैं, जिन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और उनके अपने अपने पंचमाक्षर हैं। और जब इन व्यंजनों के बाद, जब म के बाद य, र, ल, व आते हैं तो वे 4 ही व्यंजन एक पंक्ति में लिखे जाते हैं, य, र, ल, व, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद भी 4 ही व्यंजन लिखे जाते हैं, श, स, स, ह, जिन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और उसके बाद भी अगली पंक्ति में 4 ही व्यंजन लिखे जाते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और यही व्यंजन लेखन का सही और शुद्ध तरीका है। इसलिए श का जो है इन 3 पंक्तियों का य से श्र तक के व्यंजनों का अपना कोई पंचमाक्षर नहीं होता है, और जब इनमें से किसी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह होता है तो यह अंक की मात्रा को प्रदर्शित करता है, अर्थात अंक के लिए यह अंक को प्रदर्शित करता है। जैसे संशय है, इसके पीछे श है और श का अपना कोई पंचमाक्षर नहीं है, इसलिए यह अंक को ही प्रदर्शित
करेगा। इसके अतिरिक्त दो अन्य उदाहरण हैं, जैसे संस्कार और संहार। जब हम संस्कार लिखते हैं तो हम देखते हैं कि संस्कार में भी संस्कार शब्द के प्रथम व्यंजन के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह आता है और अनुस्वार के पीछे जो व्यंजन है वह स है, और स जो है उसका अपना कोई पंचमाक्षर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी अंग को ही यह प्रदर्शित करता है। और इसके अतिरिक्त जो अगला शब्द है वह है संहार। संहार शब्द में भी स के ऊपर व्यंजन अनुस्वार चिन्ह आता है और अनुस्वार के बाद जो व्यंजन आता है वह है ह, और ह का भी अपना कोई पंचमाक्षर नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी जो अनुस्वार चिन्ह है वह अंक के चिन्ह को ही दर्शाएगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पंचमाक्षर क्या है और यह कैसे लिखा जाता है, और कैसे जानें कि किस पंचमाक्षर में कौन सा अनुस्वार का चिन्ह कौन से पंचमाक्षर को प्रदर्शित करता है, किस पंचमाक्षर के लिए लगाया जाता है, और कहाँ पर अनुस्वार का चिन्ह किसी भी पंचमाक्षर के लिए ना लगते हुए अंक को ही प्रदर्शित करता है। तो इसके बाद मैंने एक बात और बताई थी इससे पहले इसी कक्षा में, कि आज हम जानेंगे कि अनुस्वार, चंद्र बिंदु और पंचमाक्षर में क्या संबंध है। तो आज की कक्षा में जब हमने पंचमाक्षर का अध्ययन कर लिया है तो आपको पता चला होगा कि इनके बीच में क्या संबंध है। कि अनुस्वार एक ऐसा चिन्ह है जो अंक को भी प्रदर्शित करता है और व्यंजनों के पंचमाक्षर के लिए भी प्रयुक्त होता है तथा के लिए भी प्रयुक्त होता है, तथा चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन अनुस्वार के स्थान पर चंद्र बिंदु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। और पंचमाक्षर में पंचमाक्षर केवल को प्रदर्शित करने के लिए अंक का चिन्ह, अनुस्वार का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर प्रयुक्त किए गए अनुस्वार के चिन्ह को हम पंचमाक्षर के लिए ही प्रयुक्त होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिन व्यंजनों के अपना कोई पंचमाक्षर नहीं है वहाँ पर प्रयुक्त किया गया अनुस्वार का चिन्ह अंक को ही प्रदर्शित करता है। और यही संबंध इन तीनों में है, वो है अनुस्वार चिन्ह का, क्योंकि तीनों को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र चिन्ह अनुस्वार का होता है, लेकिन उसे पूरे नियम के संग लिखा जाए तभी वह शुद्ध रूप में प्रयुक्त होता है, अन्यथा नहीं। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।